भाई 1 अप्रैल से बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट में कुछ बदलाव आएगा, कुछ कैश ट्रांजैक्शन के रूल भी चेंज होंगे। अब उसमें एडिशनल जैसे हमने ऐड कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आसान और पारदर्शिता बनाने के लिए, टैक्स रिविजन को कम करने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने लग गए। जैसे कि लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उससे रिलेशन क्या है। आगे से अब जितने भी पैन कार्ड बनेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉरेन कंट्रीज में होती है, वो नंबर इतना कंपलसरी है अगर वो पैन कार्ड बनवा रहे हैं। सर, एक आम टैक्स पेयर के लिए इस नए इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स का प्रावधान रखा गया है, वो उसकी जेब पर भी कोई राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कहते हैं कि बदलाव ही संसार का नियम है, लेकिन जब बात इनकम टैक्स की हो तो बदलाव अक्सर उलझन लेकर आते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन लेकर आते हैं। हम पिछले 60 से ज्यादा सालों से 1962 के 1962 के पुराने इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब साल 2026 में भारत सरकार एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 हमारे सामने हैं, जिनमें नए टैक्स नियम क्या होंगे, क्या आसानियां आपके लिए होगी, क्या बदलाव है, सब कुछ इसमें मेंशन है, जो न केवल टैक्स फाइलिंग के तरीके को बदलेंगे बल्कि कई पुराने फॉर्म्स और जटिलताओं को इतिहास का हिस्सा बना देंगे। यानी कि जो भी परेशानियां होती थी, जो भी उलझन होती थी, सर पकड़ लेते थे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी कि यार ये क्यों इस चीज में रखा हुआ है अभी तक 1962 को बेंचमार्क मानते हुए, वो चीज इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। क्या ये नए नियम अब आपकी जेब और आपके समय के लिए आसान होंगे? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि भाई ये बहुत आसान होंगे, इससे आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा, टैक्स की कहीं ना कहीं बड़ी राहत और छूट मिल सकती है, क्योंकि 1962 के हिसाब से इसमें पैसों का हिसाब किताब था, और आज की तारीख के हिसाब से अब आपको और भी राहत मिल सकती है। और इसके अलावा आप अपना समय भी टैक्स से जुड़ी हुई चीजों को या टैक्स फाइलिंग को लेकर बचा सकते हैं, यह भी इसकी एक बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन इसमें सवाल और शंका यह भी है कि क्या इससे बोझ भी बढ़ेगा आपके ऊपर, क्या इससे और भी दिक्कत आपकी बढ़ेगी? इन्हीं सब बारीकियों को समझने की जरूरत है, और इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप रवि राजन कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शिशिर चौरसिया जी, हमारे बिजनेस एडिटर, एनबीटी ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका भी। मैं रविंद्र सिंह और कार्यक्रम है धन की बात। सर, ये न्यू टैक्स रूल 2025 जो 2026 में आ रहा है, बहुत उम्मीदें हैं इससे, उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा पहले कि इससे आम आदमी को, टैक्स पेयर को क्या राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, फिर एक एक करके डिटेल में आएंगे सर। देखिए सर, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पिछले साल पास हुआ, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। जब भी कोई एक्ट पास होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जब तक रूल्स नहीं बनाएगा, किस फॉर्म में, किस तरीके से, क्या गाइडलाइंस होंगी, ये सब के सब रूल्स में लिखी जाती है। एक्ट में चीजें नहीं लिखी जाती। तो एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जो रूल्स होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के सपोर्टिव में काम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अभी इस जो रूल्स है, इसमें सारे फॉर्म, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सारे सेक्शन रिस्ट्रक्चर किए गए हैं, उसी तरीके से ऑलरेडी इनकम टैक्स रूल 1962 में से चल रहा था, उसको सब रिप्लेस किया गया। आप देखिए कि अब उसको रिप्लेस करके नया इनकम टैक्स रूल ले आया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। पहले रूल्स 511 रूल्स होते थे, जो रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि क्या है, इनकम टैक्स एक्ट को और रूल्स को सिंप्लीफाइड करना है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। इसी वजह से इतने सारे फॉर्म्स को कुछ हद तक इस फॉर्म्स को कम कर दिया गया है, और जो रूल्स और फॉर्म्स दोनों ही कम कर दिए गए। पहले रूल्स 511 रूल्स होते थे, जो अब 333 रूल हो गए हैं, और जो फॉर्म्स होते हैं टोटल 399, जो 190, तो काफी हद तक कम, ताकि बर्डन का, कंप्लायंस का बर्डन
अच्छा सर, अब एक चीज जरा बता दीजिए सिलसिलेवार तरीके से कि ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का क्या प्रावधान इसमें होगा, टैक्स स्लैब में क्या कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और जो रिटर्न फाइल की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, उसके नियमों में क्या कुछ बदलाव आ सकता है, किस तरह की सहूलियत मिल सकती है सर? तीनों चीजों को एक एक करके जरा बताइए। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। इनकम टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं फाइनेंस एक्ट से ड्राइवन होते हैं। जो हर बार बजट लेके आ जाता है वहां पे फाइनेंस बिल पास होता है, फाइनेंस एक्ट बनता है, वहां पे हमें स्लैब्स दिए जाते हैं किस किस तरीके से टैक्सेशन लगेगा। ये हर साल चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अगर चेंज लेके आया जाता है। तो इसलिए इस इनकम टैक्स रूल में कोई भी स्लैब से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से लिंक क्या करता है। देखिए, रिटर्न्स फाइल करने में ये सहूलियत प्रदान करेगा। मतलब अभी जो फॉर्म्स हमारे आए हैं वो सिंप्लीफाइड होने, अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म आए नहीं है, लेकिन जो फॉर्म्स आएंगे ये सिंप्लीफाइड वे में आएंगे। और इसमें जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, आप लास्ट टाइम हमने ये किया था, लास्ट एपिसोड में 124 जो फॉर्म था एचआरए या जो 12 बीबी फॉर्म होता था, हम एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए एटीसी क्लेम करते थे, एचआरए क्लेम करने के एम्प्लॉयर को डिटेल देते थे। अब उसमें एडिशनल जैसे हमने ऐड कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आसान और पारदर्शिता बनाने के लिए, टैक्स डिविजन को कम करने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने लग गए। जैसे कि लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उससे रिलेशन क्या है, रिलेशन भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरह की चीजें जैसे, और इसमें बहुत अच्छी चीजें कर दी गई है। तो पहले मेट्रो सिटीज थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें रहने वाले लोगों को 50% तक एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती थी, मैक्सिमम 50% ऑफ द बेसिक। लेकिन इस साल इस रूल के अंदर उन्होंने 4 और सिटीज ऐड कर दिए गए। अच्छा। हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इनको भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। जो लोग इन शहरों में रह रहे हैं उनकी इनकम टैक्सेशन इम्पैक्ट करेगा और उनमें टैक्स सेविंग हो सकती है। सर, आपने जो फॉर्म में बदलाव की बात की, आपने कहा कि इससे अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें हमारे एक दर्शक ने जानना चाहा है कि पैन भी जुड़ा हुआ है इनकम टैक्स से ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही पैन नंबर देता है, तो क्या पैन से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव होगा क्या नए इनकम टैक्स रूल में? सर, जो पैन से नियम बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। पहले पैन कार्ड बनाने के लिए ना आपको किसी का भी पैन कार्ड बनाओ तो आपको ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा। ये अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब इनके बाद जो भी बॉर्न होंगे उसके बाद आगे से अब जितने भी पैन कार्ड बनेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ये एक नया चेंज है जो कि पहले नहीं होता। तो क्या पैन में अब जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से बनेगा, तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है या पासपोर्ट में देखा जाता है, तो क्या पैन भी वैलिड प्रूफ माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ, मतलब एज का? कुछ इस तरह से उसमें किया जा रहा है क्या? अभी तक यही चल रहा था जो आप बोल रहे हैं कि मैंने एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक डेट ऑफ बर्थ का कोई एविडेंस देता था। मैं आधार कार्ड में लिखा हो या इलेक्शन कार्ड में लिखा हो या लाइसेंस में लिखा हो या पासपोर्ट में लिखा हो, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा होता था, हम उसको देते थे। उसके फॉर्म 49A फॉर्म होता था पैन बनाने का, उसके साथ लगाते थे, भर के देते थे और हमारा पैन कार्ड बन के आ जाता था। लेकिन अब ये नहीं है। अब इनके पेपरों के साथ साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्यता हो गई है इस नए इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। और जो लोग जो फॉरेनर है, जो नॉन रेजिडेंट है या जो इंडियन ओवरसीज सिटीजन है, इनको जब पैन अप्लाई करते हुए इनको पहले वहां का जो, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है वैसे ही टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉरेन कंट्रीज में होती है, वो नंबर लिखना कंपलसरी है अगर वो पैन कार्ड बनवा रहे हैं। साथ ही साथ
वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या इंडियन ओवरसीज सिटीजन है, ये भी मेंशन करना कंपलसरी है जी। ये चेंजेस है पैन से रिलेटेड। सर एक सवाल यह है कि अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भाई 1 अप्रैल से बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट में कुछ बदलाव आएगा, कुछ कैश ट्रांजैक्शन के रूल भी चेंज होंगे। तो ये कुछ कंफ्यूजन अफवाहें हैं या फिर वाकई इसको लेकर भी कुछ प्रावधान के बारे में विचार किया जा रहा है? देखिए पहले ना वो कैश विड्रॉवल का था कि उसको उन्होंने चेंज किया है कि अब जो कैश विड्रॉवल जो है ना लिमिट जो है उसको रिड्यूस किया है पैन लेने का, पहले 20 लाख को 10 लाख किया गया है। इस तरह के चेंजेस किए गए हैं कि आगे ताकि कैश विड्रॉवल कम से कम किया जाए। सर थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताएंगे। सर देखिए ऐसा है कि पहले ना पैन कार्ड जो हम कैश विड्रॉ करते थे ना वो 20 लाख रुपए तक की लिमिट होती थी, हम कैश विड्रॉ कर सकते थे बैंक से, ठीक है। हाँ, अब वो उनको रिड्यूस करके 10 कर दिया गया और उससे ज्यादा भी करते थे पर वो टीसीएस काट लेते थे, टीडीएस काट लेते थे। तो वो कैश विड्रॉल पे भी टीडीएस लगता था पहले से, तो उसकी लिमिट और कम कर दी गई है। यानी आप उससे ऊपर निकालोगे तो कुछ और टीडीएस कटेंगे। अच्छा, अभी भी है ये, अभी हाँ, भी हाँ। है करंट अच्छा में अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा विड्रॉ करते हो आपको टीडीएस काट लेता है बैंक। सर एक आम टैक्स पेयर के लिए इस नए इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स का प्रावधान रखा गया है वो उसकी जेब पर भी कोई राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? उसको कुछ इनकम टैक्स में रिबेट या किस तरह की छूट मिलने की भी संभावना यहाँ पर लग रही है? थोड़ा एक एक करके अगर आप बता पाएं इसके बारे में, जो 1962 और 1925 के एक्ट में बदलाव किया जा रहा है उसको लेकर। सर देखिए अभी हमने लास्ट 2025 किया था, बहुत सारी चीजें हैं सर। देखिए मैंने लास्ट एपिसोड हम लोगों ने बात किया, जैसे एग्जेम्पशन एजुकेशन अलाउंसेस पहले 100 रुपए मिलता था, ठीक है, अब उसको बढ़ा दिया गया 3000 कर दिया गया। पहले जो आपका इस न्यू रूल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस मिलते थे वो 300 रुपए मिलता था पर स्टूडेंट पर चाइल्ड पर मंथ, उसको बढ़ा के 9000 कर दिया गया। तो ह्यूज चेंजेस है। जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोगों को टैक्स सेविंग होगा ना सर, जब एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई है। जो को गाड़ी मिलती थी एम्प्लॉयर से, उसपे खर्चे मिलते थे, तो उनको बढ़ा के लिमिट 5-5 हजार रुपए कर दिया गया, 15,000 कर रहे हैं। किसी में जो फ्री टोकन मिलता था 5,000 रुपए की कूपन, उसको 15,000 रुपए तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो टैक्स सेव तो करेगा जो न्यू रूल के हिसाब से। अच्छा, इसको अगर हम अलग अलग करके देखें कि एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है और एक कर्मचारी है, उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं इस नए इनकम टैक्स में आप देख रहे हैं? इसके एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। पहले एम्प्लॉय का करते हैं सर, फिर उसके बाद बिजनेसमैन। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्रांजेक्शन्स की थी उसको सिंप्लीफाइड किया गया है। कंपेरेबल ये अगर हम करें तो ये थोड़ा आसान बनाया गया है, कम फॉर्म्स लाए गए हैं, कई चीजें मर्ज करके एक फॉर्म में कर दिया गया। मैं एग्जांपल बात करूं, 15G और 15H एक फॉर्म होता है। जब हम बैंक को देते हैं तो बैंक हमारे टीडीएस नहीं काटता। अब उसकी जगह पे नए 15G और H की जगह पे एक नया फॉर्म आ गया, क्योंकि पहले क्या होता, 15G नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता, 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता था। उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, फॉर्म 21 लेके आ गए। ये दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया, 121 फॉर्म लेके आ गए, दोनों को कंबाइन करके एक ही कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सहूलियत हो गई कि ये वैलिडेशन नहीं करना है, ये सीनियर सिटीजन का अलग है, नॉन सीनियर सिटीजन का अलग है। तो ये उस कहीं ना कहीं इससे सिंप्लीफाइड हुई चीजें। जी जी। और 26AS फॉर्म को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये इसमें बदलाव आएगा, और एक साथ ही साथ जो एरियर्स होती हैं सैलरी की, उसमें सेक्शन 89 का भी कुछ प्रावधान को चेंज करने की बात हो रही है। थोड़ा दोनों को समझाएं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर्म जो तुम्हारा 26 और AIS होता था, इनको मर्ज करके, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन यहाँ होती थी, आधी इंफॉर्मेशन वहां होती थी। तो वो आपने देखा होगा, आप लोग अपने रिटर्न्स फाइल करते होंगे, देखते होंगे, जो टीडीएस करता है, टीसीएस करता है, मेरा 26 ईयर्स में आ जाता है।
लेकिन बहुत सारी और ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो स्पेसिफाइड एसएफटी होती है, जिसको जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग होती है, आप शेयर्स वगैरह की सारी एआईएस टीआईएस में एआईएस में आ रहा होता है। आप सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, सारी रिपोर्ट आप वहां पे, छोटे बैंक का इंटरेस्ट, सारी चीजें वहां, ये सब के साथ ये जो फॉर्म आया 121 जो इनके रिप्लेस कर रहे हैं, इनमें अब और भी इंफॉर्मेशन होंगे, डिस्क्लोज करेंगे एक्स्ट्रा, जैसे कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं है जो चल रहे हैं अंडर प्रोसीडिंग इनकम टैक्स के अंदर, या कोई कंप्लीट कितने केसेस हुए, ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको रिप्लेस होंगी सर, उनमें दिखाई देंगी या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। अब जो 121 जो इन द प्लेस ऑफ ये आप 26 एएस या एएस की जगह पे फॉर्म आ रहा है, उसके जगह 168 फॉर्म है, उसके अंदर आएगा सर। सर इसमें 15G और 15H ये क्या है, ये फॉर्म और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? अभी बताया ना मैंने, 15G और H जो होता है, ये होता है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, किसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अच्छा। बैंक में हम एफडी करते हैं तो बैंक टीडीएस काट लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों का पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है। अब जी। उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, बिकॉज क्योंकि बैंक ने इनकम टीडीएस काट लिया है, अब मुझे एसएससी को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो फाइल करके वो रिफंड लेंगे। तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक बार टीडीएस कटवाएं और जब इनकम टैक्स लायबिलिटी उनमें बनती नहीं है फिर रिफंड ले। तो इससे बचने के लिए एक फॉर्म था 15G और 15H। 15G जो होता था नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, 15H सीनियर सिटीजन के लिए है, तो उनकी इनकम पे बैंक टीडीएस नहीं काटता था। तो नॉर्मली हम साल के शुरू में अप्रैल में दे देते थे ताकि वो टीडीएस ना काटे, तो वो ये होता था 15G और 15H। तो ये व्यवस्था वही बरकरार रहेगी या इसमें बदलाव होगा? नहीं, वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नाम चेंज कर दिया, फॉर्म रिप्लेस कर दिया गया। नाउ 15DRH विल बी कॉल्ड ओनली वन फॉर्म, जैसे फॉर्म 121। ओके, अब ये H और G जो थी उसको उन्होंने 121 में बदल दिया। यस यस यस। अब 121 नंबर बोलेंगे कि अगर हम बैंक में जो श्रोता, जो आप ऑडियंस देख रहे हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन है, अक्सर जो रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं क्योंकि वो बैंकों में जाके 15G या 15H फॉर्म जमा करते हैं, अब वो ध्यान रहे अप्रैल में जाके उनको फॉर्म 121 जमा करना पड़ेगा ताकि उनका टीडीएस ना कटे बैंक। ओके, तमाम ऐसे मतलब जहां भी आपका टीडीएस कट रहा है वहां आपको अब फॉर्म 121 1 अप्रैल से 121 जमा करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये 1 अप्रैल से सर एक्ट लागू हो रहा है? बिल्कुल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा सर। अच्छा, तो ये 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन अभी जो अपना करंट जो फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2025-26 की, इसमें तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 ही लगेगा, लेकिन जो अभी 2026-2027 वाला जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से चलेगा। हाँ बिल्कुल, एक इनकम टैक्स 2025 के साल, हम उसको फाइनेंशियल ईयर अब बोलेंगे भी नहीं, आगे से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 को बोलेंगे टैक्स ईयर। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सीधा सीधा टैक्स ईयर। ये अच्छा हुआ कि पहले एएस मतलब असेसमेंट ईयर हो गया और उसके बाद जो है फाइनेंशियल ईयर, एफवाई अलग होता था, एएस अलग होता था। तो ये सब हमें लगता है कमलेश सर ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इससे टैक्स पेयर्स को। आम लोगों को इतनी कंफ्यूजन होती थी, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर में लोगों को इतनी कंफ्यूजन होती थी, बट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के पीरियड को हम बोलेंगे टैक्स ईयर। ठीक है, तो इसकी रिटर्न जो पहली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी नए इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग 31 जुलाई 2027 तक जाएगी। तो यानी अब जो 31 मार्च 2026 के बाद जो रिटर्न जाएगी वो तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से लिंक करता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट 26-27 ही बोलेंगे, लेकिन ये पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सर पॉइंट थोड़ा छूट गया था, उसमें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख, उसको लेकर जो फाइन लगता था, या फिर रिवाइज आपको रिटर्न फाइल करनी है उसको लेकर जो नियम होता था, उसमें भी क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं और वो इनकम टैक्स पेयर के लिए सुविधाजनक है? देखिए सर, 31 जुलाई पहले इनकम टैक्स नॉन टैक्स असेसी नॉन बिजनेस के लिए होता था 31 जुलाई, जो नॉन टैक्स ऑडिट असेसी है। बाकी कंपनीज के लिए होता था 31 अक्टूबर, जो कि अब इसको 3 भागों में कर दिया गया है। एक फॉरेन के केस में अलग होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिनका फॉरेन इनकम होती है उनके लिए अलग होता है, जो जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है। मैं आपको बताऊं, बेसिकली 4 है टोटल, उस सेंस में बात करूं। अभी 31 जुलाई वाली डेट को 2 भागों में बांट दिया गया, एक 31 जुलाई तक, एक 31 अगस्त तक। यानी जो लोग ट्रस्ट, सोसाइटी या दूसरे नॉन बिजनेस एसएससी होते थे, उनको, क्योंकि सबकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती थी तो बर्डन होता था, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। चलो 1 महीने के और एक्स्ट्रा पीरियड दे दिया, उनकी लास्ट डेट नॉन बिजनेस एसएससी के लिए 31 अगस्त कर दी गई, और बाकी जो 31 जुलाई नॉर्मल जो इंडिविजुअल व्यक्ति थे, सैलरीड एम्प्लॉय थे, जो जिनका बिजनेस था, उनके लिए 31 जुलाई है। बाकी की जो डेट पहले से थी कंपनीज वगैरह की, सब एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें एक और चेंज लाया गया था, रिवाइज रिटर्न करने का। अच्छा, रिवाइज रिटर्न का अभी तक क्या था, आप 31 दिसंबर तक कर सकते हो, 31 जुलाई तक ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, या 31 अक्टूबर जितनी भी कंपनी है या इंडिविजुअल है, लेकिन इनकी जो रिवाइज करने की, अब लिटर रिटर्न फाइल करने की डेट 31 दिसंबर होती थी। अब इन्होंने 3 महीने और बढ़ा दिया गया, अब आप 31 मार्च तक कर सकते हैं रिवाइज। पूरा 1 साल रहेगा आपके पास? हाँ, पूरा टैक्स ईयर रहेगा, आने वाले टैक्स ईयर, क्योंकि अब आगे हम टैक्स ईयर की बात करेंगे। हाँ, लेकिन फाइन लगेगा सर, है? हाँ, उसमें फीस होगी, दैट वुड बी 31 दिसंबर तक कोई फाइन नहीं है। 31 दिसंबर के बाद सर्टेन अमाउंट एज अ फाइन, 5,000 1,000 डिपेंड करता है, वो एप्लीकेबल होगा। एक चीज और भी है कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पैन कार्ड की जरूरत आपको घर के लेन देन को लेकर या फिर बैंकिंग की कुछ ट्रांजैक्शन या कहीं पर जो पैन कार्ड की जो बाध्यता थी वो थोड़ा कहीं कहीं खत्म हो जाएगी। एक लिमिट ऐसी रखी गई है जिसमें आपको जरूरी नहीं होगा कि पैन कार्ड आपको डिस्क्लोज करना पड़े। ऐसी कोई चीजें आई हैं क्या सर इस ड्राफ्ट में? बिल्कुल सर, इसमें ना रिलैक्सेशन दिया गया है कि पैन को 2-3 बातें हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया था। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं अप टू 20 लाख रुपीस, इन दैट उस केस में आपको पैन अगर नहीं है तो भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था कि अगर आप पैन की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, अगर अप टू 20 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, 30 लाख 20, अच्छा 20 लाख 20 लाख, तो पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 20 लाख में अभी तक प्रॉपर्टी आती कहाँ है? तो ये हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 20 लाख में प्रॉपर्टी कहाँ आती है? महानगरों में, दिल्ली एनसीआर में तो कहीं नहीं आ रही। एक बात उन्होंने एक बात और बोली कि भैया 5 लाख रुपए तक व्हीकल के ऊपर पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन है वो कौन सी व्हीकल है? अगर कार के सेगमेंट में बात करें 5 लाख रुपए तक कौन सी आती है, वो अपने आप में आज चैलेंज है। मोटरसाइकिल के लिए वैसे ही मतलब बल्कि उल्टा कैप्चर कर लिया, जो बड़ी मोटरसाइकिल है वो भी आ गई जो महंगी थी। हमने लास्ट में भी इस तरह की चीजें कवर की थी। तो वहां पे पैन कार्ड के रिलैक्सेशन दे दिए है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो अप टू 20 लाख रुपए। अच्छा, मतलब अगर हम कैश में खरीदते हैं या फिर अगर हम वो डिजिटली भी खरीदते हैं रिकॉर्ड? कैश में प्रॉपर्टी करना कभी अलाउ नहीं रहा। 1 जून 2015, आप ध्यान से सुन लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग गलती करते हैं। 1 जून 2015 से कैश में लेन देन बंद है। अप टू ओनली 20,000 रुपए तक आप प्रॉपर्टी में सेल परचेज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी बात बताई सर। डेट फिर से आप रिपीट कर दें ताकि हमारे 2015 से आप कैश में लेन देन प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, चाहे प्रॉपर्टी कितने की भी हो। कितने की वो, कैश में ओनली 20,000। 20,000 सिर्फ ना? जी अच्छा, 20,000 से ऊपर जो भी पैसे देने हो अकाउंट से देना होगा। सर हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा।
ओके। अच्छा सर, अभी तो जैसे 6 मार्च 2026 को इस वक्त हम ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। 1 अप्रैल आने में अभी बचे हुए हैं करीब 23-24 दिन। हमारे कई सारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तानियों की ऐसी मेंटेलिटी है कि जब कोई चीज़ एकदम सर पर पड़ती है तभी हमें होश आता है। हम धन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि ये नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या बदलाव आ रहे हैं, लगातार हम इन चीज़ों को बताते आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आपके पास किस तरह की क्वेरीज लगातार आ रही हैं, क्योंकि इस सीरीज को हम आगे भी लेकर चलेंगे। किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं और आपको क्या लगता है कि आगे हमें उन क्वेरीज का समाधान अपने इन एपिसोड के जरिए करना? सर देखिए, अभी तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब सर पर पड़ती है सर तभी होश आता है। अभी तो हम पुराने युग में हैं, ठीक है। अभी 1 महीने हम पुराने हो और 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड नई चीजें आएंगी। सबसे पहला 15G और H वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रिटर्न्स और सारे फॉर्म्स ड्यूरिंग द पीरियड आएंगे और आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म मांगेगा जो 124 नंबर फॉर्म, वहां पे दिक्कत आनी होगी। तो ये जो फॉर्म्स है ना, अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे। तो वहां जब लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो उस तरीके की चीजें, इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जो कि क्या क्या अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड सब क्वेरीज आएंगी। अभी तक किसी ने एक्चुअलिटी में किसी ने अभी तक कोई कॉल नहीं किया इस टॉपिक पे कि उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि अभी किसी को कंसर्न है ही नहीं। ये वीडियो भेज दीजिएगा सर जो हम रिकॉर्ड बार बार कर रहे हैं। हाँ। आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें, अभी आपने कहा कि 124 फॉर्म 124 या 125 124 है सर, जो 12BB होता था, जिसमें हम डिडक्शन HRA वगैरह क्लेम करने के लिए एम्प्लॉयर का फॉर्म भरते थे हर साल। तो वो 124 हो गया है। तो वो फिर से मांगेगा हर साल अप्रैल में मांगते हैं ना, आपके एम्प्लॉयर मांगते होंगे, तो वो हर साल हर एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, हर एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय सबमिट करेगा अपने एम्प्लॉयर को, सो दैट उसके अकॉर्डिंग TDS काट सके। ओके। तो ये तो सर जैसे जो न्यू टैक्स रिजीम जिसने चुना है उसके लिए तो बेमानी है 124 फॉर्म। नहीं, बेमानी नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में भी हैं। अभी इस बार कई चीजें, जैसे मैंने आपको बताऊं कि जो आपका 5,000 वाला जो टोकन या फ्री कूपन होता था, 15,000 कर दिया, वो ओल्ड न्यू में अवेलेबल है। तो आपको, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सर कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है NPS में, वो न्यू और ओल्ड दोनों में अवेलेबल है। ओके, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें कॉमन है और अभी जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या पता फाइनल होते समय कुछ नई चीजें आ जाए, क्योंकि ओल्ड और न्यू, देखिए सर, सरकार ओल्ड को नहीं खत्म करना चाहती। अगर खत्म करना चाहती होती तो बेनिफिट ओल्ड में नहीं ज्यादा दे रहे होते। सही बात है। या इस बार खत्म भी न्यू टैक्स जो लॉ आए हैं, इनकम टैक्स रूल, तो उसमें ओल्ड को खत्म कर दिया जो होता है, ये भी हो सकता था। तो सर वो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े इनकम ग्रुप है सबको फायदा ओल्ड में ही है। क्योंकि HRA, जो लोग किराए पर रहते हैं, बड़ी इनकम वाले हैं, उनको तो बहुत मोटा HRA मिल जाता है ना सर। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आज आपने नए इनकम टैक्स एक्ट को लेकर जो रूल्स लाए जा रहे हैं, ड्राफ्ट में क्या कुछ बातें रखी गई हैं, क्या लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न आ सकती हैं और कैसे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में यहाँ पर बताने की कोशिश की। और आगे भी जब इस वीडियो के कमेंट्स आएंगे, उनको कमेंट्स को हम छाँट कर आपसे सवाल करेंगे। आपके साथ अगले कार्यक्रम में जब बातचीत होगी तो उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कमलेश सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और शिशिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।